Hello, good morning to all my dear student. My, this is Jairam, Assistant Professor Zoology, Government PG College, धौलपुर. आज हम MSc फाइनल जूलॉजी पेपर सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे और डिस्कशन करेंगे. पेपर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी. एनवायरमेंटल बायोलॉजी और ये जो साइंस की ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसके अंतर्गत एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है. एनवायरनमेंट, और ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट मोस्टली एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर से मिलके बना हुआ होता है. बायोटिक एंड एबायोटिक. तो जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, इसके अंतर्गत एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है, एक डिटेल्ड स्टडी की जाती है. ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी की जाती है. इसी के अंतर्गत हो जाता है कि एनवायरनमेंट में जो भी पॉल्यूशन वगैरह है या बायोटिक इसके जितने भी फैक्टर हैं या भूआकृति में जो भी कोई चेंज आ रहा है या एनवायरनमेंट में एनी क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, जो भी क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, उन सभी की स्टडी भी एनवायरमेंटल साइंस के अंदर और एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत की जाती है. मोस्ट इसके जो पार्ट हैं और मेन जो इसके पार्ट होते हैं वो एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, जो कंप्लीट अपने चारों ओर जो आवरण होता है, जो हमारे चारों ओर का जो भी आवरण है जिसमें कि एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, इन सब की जो स्टडी करना ही एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आता है. इसी की एक ब्रांच कह सकते हैं हम, इसी का एक पार्ट मान सकते हैं इसे इकोलॉजी को. और पारिस्थितिकी जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ये इसी का एक अलग से ब्रांच कह सकते हैं. वैसे कि बायोलॉजी की एक अलग से ब्रांच है. एनवायरमेंटल साइंस एक ब्रॉड एरिया है, एक ब्रॉड एरिया है जिसमें हम इकोलॉजी की भी स्टडी करते हैं. इकोलॉजी हो या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ओशिनोग्राफी, सभी की स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत. यहाँ जो हमारा इस पेपर में जो मेन पार्ट है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है. इकोलॉजी का अधिकांश वाला भाग है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. इकोलॉजी, और ये जो शब्द है वो मिलके बना होता है ओइकोस प्लस लोगस. ओइकोस मीन्स होता है होम एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी. दस वी कैन से दैट स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम और इट्स नेचुरल हैबिटेट. तो हम यह कह सकते हैं कि इकोलॉजी आखिर है क्या, कि किसी भी जीव का उसके होम, उसके घर पर स्टडी करना या उसके नेचुरल जो उसका हैबिटेट होता है उसमें स्टडी करना. नेचुरल हैबिटेट. इसी को हम क्या कहते हैं, उसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो उसका होम कहलाता है. तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम, जो उसका घर है, अर्थात वो जो उसका प्राकृतिक निवास है, नेचुरल हैबिटेट है, उसी में उसकी स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू कॉर्मोडी, कॉर्मोडी के अनुसार ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये हेनरी डेविड थोरियो ने दिया था. हेनरी डेविड थोरियो. बट इससे रिलेटेड पब्लिश्ड जो लिटरेचर है वो उपलब्ध नहीं है. मोस्ट ऑफ द जो पब्लिश्ड लिटरेचर है उसके अनुसार ये जो इकोलॉजी वर्ड है फर्स्ट यूज्ड बाय रीटर. इसको फर्स्ट यूज किया था रीटर ने यूज किया है. फर्स्ट यूज, और इन्हें ही हम फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं. बट जो इसको डिफाइन किया है और इसको डिस्क्राइब किया है इकोलॉजी वर्ड को, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली डिफाइन किया था ये हेकल ने किया है. तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हेकल ने ही इसको वास्तव में ये टर्म दिया है और इसको ठीक से डिफाइन किया है. बट फर्स्ट यूज दिस टर्म बाय रीटर.
मोस्ट ऑफ द जो भी पब्लिकेशंस है और जो भी लिटरेचर है वो इसके फेवर में है कि रीडर ने ही फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजी वर्ड यूज किया था। तो डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इकोलॉजी क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इकोलॉजी में है क्या कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम, उसके घर पर स्टडी करना। और इको में मोस्टली क्या होगा कि इको भी एक एनवायरनमेंट का ही भाग हो गया, तो इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होते हैं। बायोटिक एंड ए बायोटिक, बायोटिक फैक्टर में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स में ऑल फिजिकल केमिकल एस्पेक्ट आ जाते हैं। जो भी फिजिकल केमिकल फैक्टर्स हैं वो सभी एबायोटिक्स फैक्टर के अंतर्गत इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये जो बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक अर्थात जीव एंड एबायोटिक निर्जीव मान लो आप, या फिर फिजिकल फैक्टर कह सकते हैं, मतलब क्या कहेंगे फिजिकल फैक्टर और भौतिक कारक। तो इनके मध्य जो रिलेशन है या इनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है उसकी जो स्टडी की जाती है उसी को हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इकोलॉजी, तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द branch of science which deal with the relationship between biotic and abiotic factor। और हम ये कह सकते हैं, ये क्या कहेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन और रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के मध्य जो अंतर रिलेशंस होता है, जो संबंध होता है या एक दूसरे को जो इंटरेक्ट करते हैं, वही इकोलॉजी है। अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम, ओडम के अनुसार स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। और हम कह सकते हैं यहाँ पे कि उनके सेकंड डेफिनेशन है इकोसिस्टम और नेचर। नेचर के अनुसार प्रकृति की संरचना और कार्य का अध्ययन करना या इकोसिस्टम की संरचना और कार्य का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है अकॉर्डिंग टू ओडम। नाउ वी डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के स्तर और इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की किस प्रकार से होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो बेसिक लेवल होता है इकोलॉजी का, ये होता है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स बेसिक यूनिट है इसकी, बेसिक यूनिट। Then population, population group of similar species और group of similar individuals कह रहे हैं हम यहाँ। group of similar individuals, group of similar individual which found in particular geographical area, जो कि एक particular geographical area में पाए जाते हैं, उन्हें population कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगी, एक ही स्पीसीज होगी, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं और समष्टि। देन नेक्स्ट जो हायर लेवल आता है वो आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी यहाँ क्या होगा कि एक से अधिक, यहाँ हम केवल एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, एक स्पीसीज के ही बहुत सारे इंडिविजुअल्स से इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पे, यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज होंगी। तो assemblage of different kind of species in a particular geographical area। तो यहाँ क्या होगा, different kind of species। तो ये क्या एक समूह है, assemblage of different kind of species in a particular geographical area which interact each other or which interact one another by mutualism or cooperation and parasitism, predation
और कॉल्ड कम्युनिटी, उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो भी स्पीसीज है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, या तो म्यूचुअलिज्म के द्वारा इंटरेक्शन उनके अंतर्गत होता है, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, हेमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म, इट इज इकोसिस्टम। ये जो हम यहाँ बता रहे था आपको कि कम्युनिटी में यदि इसमें एबायोटिक फैक्टर और जोड़ दिए जाएं, कम्युनिटी में ओनली बायोटिक फैक्टर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है, प्लस इसके साथ साथ एबायोटिक फैक्टर को और जोड़ दिया जाए तो ये बनता है इकोसिस्टम, एबायोटिक फैक्टर। और फिजिकल कंडीशन जोड़ दी जाए एनवायरनमेंट की तो बन जाएगा इकोसिस्टम, जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ये जो इकोसिस्टम है ये एक बायोस्फीयर का ही पार्ट होता है और भाग होता है, which consist of biotic and abiotic factor, which interact each other or one another and exchange of material and energy। तो इसमें क्या होगा कि ये जो इकोसिस्टम है ये भी क्या है, बायोस्फीयर का ही एक पार्ट होता है, जो कि एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर के इंटरेक्शन से बना होता है। और इसमें जो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर सम्मिलित हैं, जो एक दूसरे से या तो एनर्जी फ्लो के द्वारा या मटेरियल के पदार्थों को परिवहन के द्वारा और एक्सचेंज करते हुए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए रहते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है एक डायनामिक प्रोसेस में होता है, अर्थात गतिशील अवस्था में होता है। लैंडस्केप पार्ट ऑफ लैंडस्केप क्या होता है कि एक पार्ट ऑफ लैंड है, लैंड का ही पार्ट होता है जो कि नेचुरली डिलिमिटेड होता है अदर एरिया से। नेचुरली क्या होगा कि ये डिलिमिटेड होगा, जैसे कि साउदर्न पेनिनसुला विच हैव डिफरेंट पैचेस ऑफ इकोसिस्टम। और इस लैंडस्केप के अंतर्गत क्या होगा, इकोसिस्टम के मिनी पैचेज और हमें कहेंगे डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम है उनके पैचेज इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। बायोम, ये जो बायोम है ये रीजनल यूनिट है, रीजनल यूनिट। तो बायोम इज ए रीजनल यूनिट like taiga, tundra, evergreen forest, desert, ये सभी के सभी बायोम होते हैं, टैगा, टुंड्रा, डेजर्ट। तो ये क्या होता है कि ये रीजनल यूनिट होती है जो कि एक स्पेसिफिक बायोम जो कि एक रीजनल यूनिट है। और यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन होगा, क्लाइमेटिक जोन अर्थात एक पार्टिकुलर बोला ही क्लाइमेटिक जोन होगा। इन सभी को आप देखें तो जब टैगा है यहाँ एक अलग ही क्लाइमेटिक जोन होगा, टुंड्रा है तो टुंड्रा में एक अलग ही क्लाइमेटिक जोन होगा, डेजर्ट है तो वहाँ पे भी क्लाइमेटिक जोन होता है। एंड लास्ट आता है सबसे जो अपर में है बायोस्फीयर। ये भी क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का पार्ट होता है, वी आर इनहेबिटिंग बायोलॉजिकल मेंबर्स और लिविंग थिंग्स। अर्थ का भाग या पृथ्वी का भाग जहाँ कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और रहते हैं, इनहेबिटेड करते हैं, उस पार्ट को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल हायरार्की कि किस प्रकार से एक इकोलॉजी बनी होती है, क्या इसके पार्ट हैं,
क्या इसके जो पदानुक्रम होते हैं वो क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है इसकी, तो इसका जो बेस बना होता है वो इंडिविजुअल्स से बना होगा, इंडिविजुअल्स, देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से फॉर्म होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से देन लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर। इसको आप यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक पार्टिकुलर यहाँ पे इंडिविजुअल्स है, ये एक पूरा कंप्लीट एरिया है, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जस्ट लाइक एज ए, ये एक पार्टिकुलर है जो कि यहाँ पे रह रहा है, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म है, ये कहलाएगा इसका इंडिविजुअल्स और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इंडिविजुअल्स। ऐसे ही अगर सेम इसी के जैसे कई हैं, सेम इंडिविजुअल्स हैं और ये पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, तो ये फॉर्म करेंगे पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन group of same individuals or similar individuals which found in a particular region or particular geographical area is called population। और ये तो यहाँ पे सिंगल स्पीसीज हो गई, यदि डिफरेंट काइंड की स्पीसीज है लाइक सेकंड बी है, सी, डी, ई, तो डिफरेंट काइंड की स्पीसीज, assemblage of different kind of species in a particular geographical area। और यदि एक particular geographical area में different kind of species inhabit कर रही हैं which called community। यहाँ पर यहाँ तक क्या होगा कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं उनका कोई रोल नहीं है, और ऐसा बट नेचर में ऐसा नहीं होता कि ये जो बायोटिक जितने भी बात स्पीसीज हैं ये एबायोटिक फैक्टर से अफेक्टेड ना हो। देन अब इसके साथ हम जोड़ देते हैं इसका फिजिकल एनवायरनमेंट, लाइक इसमें लाइट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, पीएच और सबको जोड़ देते हैं जो भी फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स हैं, तो देन बनता है इकोसिस्टम। और ये यहाँ पे क्या होगा, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर। तो और इसी को बोल रहे हैं कि ये जो इकोसिस्टम होता है मेन पार्ट होगा इसका, और ये वास्तव में क्या होगा, बायोस्फीयर का पार्ट होता है जो कि सेल्फ सस्टेनेबल होता है, और एक जिसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं, इस प्रकार का ये सिस्टम है। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।